अच्छा, इधर तो काफी है। चलो, तो कल हाँ। से क्या क्या कल क्या सीखने को मिला आपको? आवाज आ रही है? मेरे को ना कल पता लगा कि जैसे कि मेरे को थॉट आता है तो मैं वैसे ही बोलने लगती हूँ। हाँ, आपको आ रही? हाँ, अब आ रही है, बोलो। हेलो। आ रही है, बोलो। हाँ, पॉइंट्स। हाँ, इसमें पॉइंट्स प्रायोरिटाइज नहीं करती हूँ, फिर जैसे बोलती हूँ तो एक लाइन को 2 बार बोल देती हूँ, ठीक है। तो ये सब मैंने कल आइडेंटिफाई किया और फिर मेरे को लगता है कि अगर मैं डेली आपसे 1 घंटे का या आधे घंटे का सेशन ले पाऊंगी, जैसे भी होगा, तो लाइक 15-20 दिन में काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है। दूसरी ये चीज़ है ना कि थोड़ा ना सिलेबस में, बार बार वही बोलूँगी, सिलेबस को कवर ज़रूर करो। सिलेबस में जो टर्म होती है ना, आज जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मतलब प्रेम्बल में है, फंडामेंटल ड्यूटी में है, डीपीएसपी में है, ये सब सारी चीज़ें मेंशन करोगी ना, फिर कुछ भी जब भी अपने कुछ एग्जाम मतलब कि एग्जाम्पल दे रही है कुछ भी है, तो पर्सनैलिटी जो मान लो गांधी हो गया या इनके कोई स्टेटमेंट याद हो तो वो डाल सकते हो, तो वो चीज़ हाँ, और जैसे कल आपने बताया था सोनम वांगचू वाली चीज मेरे को बोलनी चाहिए थी, मैं राजेंद्र प्रसाद का कर सकती थी। हाँ, तो ये सब मेरे को याद रखना चाहिए, ऐसे एग्जाम्पल यूज करनी चाहिए। हाँ, एग्जाम्पल यूज़ करने चाहिए, उससे ऑथेंटिकेशन बढ़ता है। चलो। और कुछ? हाँ, फिर नेटवर्क इशू हो ही रहा है क्या आज भी? तो वो लोग तो इतना सब कुछ बता नहीं पाएंगे ना, आप डेली। हाँ, वो तो क्या? स्वाभाविक सी बात है, वहाँ तो बस एक बार थोड़ा भाई हेलो। अपना आ रही है, आवाज़ आ रही है। अपने आप को रिप्रेजेंट करो वहाँ पे, तो बस वो इतना ही है। धीरे धीरे बस मेहनत तो हाँ, करनी है, तो आपसे यहीं बात से करूंगा, आप डेली डेली ज्यादा चीजें बता पाओगे। करनी तो यहीं पकड़ में आएगी ना। चलो ठीक है, शुरू करें। हाँ जी। ठीक है, तो करो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। थोड़ा इंट्रोडक्शन का 1-2 तरीका और देख लेना, उसमें और क्या क्या बोलना चाहिए। ठीक है, शुरू करो। मेरा नाम मोनिका शर्मा है। मैं राजस्थान के जयपुर जिले से बिलोंग करती हूँ और मैंने ग्रेजुएशन में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक से बीआईटी मेसरा से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। और सूर्य नमस्कार और नेचुरल फार्मिंग के बारे में पढ़ना और जानना मेरी हॉबी है। देखो, अब देखो, कल आपने बीआईटी मेसरा नहीं बोला था, तो ये चीज़ें इन्वॉल्व करो। क्यों? देखो ना, एक चीज़ याद रखना, जब आप स्टार्टिंग में वहाँ जाओगे ना तो ये बोलोगे ना, तो क्यों, अरे एक चीज़ याद रखना कि सबसे मेन इंटरव्यू का यही बोला जाता है कि आप अपने अकॉर्डिंग इंटरव्यू चलाओ। कि आप जैसे मान लो कि अभी बीआईटी बोला, तो मेरे सामने बीआईटी, तो मैं बीआईटी से क्वेश्चन पूछूंगा ही ना, ये फ़र्क पड़ता है। तो आपको इंट्रोडक्शन में वो लाइन बोलनी है जिस पे आपकी कमांड हो, ये चीज़ हमेशा याद रखना। जैसे अभी आपने हॉबीज़ भी बता दिया, तो ऑटोमेटिक हॉबीज़ पे क्वेश्चन पूछेगा। अगर जब आप बोलोगे ही नहीं तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, ये सोचो ना। तो ये चीज़ मैं इसीलिए बोला इंट्रोडक्शन पे और कल तो मैंने काफी अटक के इंटरव्यू दिया था। हाँ, वही ना, तो ये चीज़ याद रखना। आज तो काफी। चलो ठीक है, बीआईटी क्या है ये? सो बीआईटी बिरला ग्रुप के कॉलेज है जो जिसका मेन कैंपस रांची में है, और रांची में जो है वो जीडी बिरला साहब ने 1955 में स्टैब्लिश की थी। सब रांची में स्टैब्लिश करने का मकसद ये था कि झारखंड काफी बैकवर्ड इलाका था बिहार का, तो वो उसको डेवलप करना चाहते थे, वहां पे टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहते थे, इसलिए वहां पे कैंपस खोला गया। उसके बाद धीरे धीरे इंडिया में 7 कैंपस खोले गए, जिसमें से एक जयपुर कैंपस है जहां से मैंने ग्रेजुएशन की है। और बीआईटी के 3 ओवरसीज कैंपस भी है, एक ओमान में है और एक यूएई में है और सर एक अफ्रीका में, कंट्री मुझे याद नहीं है। अच्छा, और इंडिया में जो 7 है वो कौन कौन सी जगह, कुछ पता है उनके बारे में? हाँ, एक नोएडा में है, एक देवगढ़ में है, एक लालपुर झारखंड में है, एक रांची है ही मेन कैंपस, एक जयपुर है और एक जो है वो गोवा में है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि मतलब 7 ही सेंटर है, और इसके पीछे क्या कारण है, मतलब कि वहीं पे इनको लोकेट किया गया? सर जैसे मेन हेडक्वार्टर्स होते हैं, जिला हेडक्वार्टर्स होते हैं, वहां पे तो बेसिकली टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट होते हैं, यूनिवर्सिटी। पर बिरला ग्रुप ने जो फिलांथ्रोपी का एक रहता है जो
सीएसआर में इन्वेस्ट करते हैं, तो इन लोगों ने जो थोड़े बैकवर्ड इलाके होते हैं, जैसे पहले यूपी का नोएडा था, अभी तो डेवलप हो चुका है, पर इन्होंने पहले नोएडा में स्टैब्लिश किया। ऐसे ही जयपुर में टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं थे इतने पहले, तो इन्होंने 1990s में जयपुर में स्टैब्लिश किया। फिर लालपुर एक जो झारखंड का थोड़ा बैकवर्ड इलाका है, वहां पर स्टैब्लिश किया। तो ऐसा करके इन्होंने धीरे धीरे थोड़े ज्यादा पिछड़े इलाके थे रिलेटिवली, वहां पे स्टैब्लिश किए थे। अच्छा, आईआईटी से अगर अपन कंपैरिजन करें तो इनका कैसा है, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट को बढ़ावा देना चाहिए या मतलब किस लेवल का वो है इनमें कंपटीशन? सब बीआईटी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में आता है और इसकी अंडर 100 रैंकिंग है, एनआरएफ रैंकिंग में अंडर 100 आता है टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में। तो सर और डेफिनेटली बीआईटी मेस्टा इंस्टीट्यूट काफी अच्छा कर रहा है, और रिसर्च जो है आजकल, ये रिसर्च और इन्होंने नई इंजीनियरिंग में ब्रांच भी ओपन की है, जो एआई एंड एमएल। ये लोग जो लोग आईआईटी में एडमिशन नहीं ले पाते हैं या किसी भी कारण से आईआईटी करेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए काफी अच्छा अवसर प्रदान करते हैं और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अभी अगर आप देखोगे प्रेजेंट एरा में कि बीटेक को लेके मतलब अभी उतना वो नहीं रहा है, तो आप क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? क्या सरकार की पॉलिसी खराब रही है या क्या और कुछ कमियां हैं इसमें? सरकार की पॉलिसी खराब नहीं हुई है, पर जो अभी मॉडर्न एरा चल रहा है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का एरा चल रहा है, इसमें सर लोग अपने आप को काफी पैमानों पे तोलते हैं, उसके बाद किसी कोचिंग में किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं। पहले इंजीनियरिंग एंड मेडिकल का काफी क्रेज था, पर अभी लोग आर्ट्स और बाकी जो एआई वगैरह के सेक्टर्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, इन सब में जाना चाह रहे हैं, अपने पोटेंशियल एक्सप्लोर करते हैं। तो इसलिए अभी सिर्फ सब लोग इंजीनियरिंग की तरफ ना जाके काफी डाइवर्स सेक्टर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अच्छा, ये कारण, और कोई कारण है ही नहीं? अह, सर और सर मैं अभी इतना ही सोच पा रही हूँ। ठीक है, चलो। अगर आपने सोच पढ़ा है, अगर आप कॉलेज टाइम में थे तो आपने नोटिस किया होगा कि जो कोर ब्रांच होती है, जैसे आपकी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो लोग उसमें कम लोगों का प्लेसमेंट होता है या उसमें बहुत कम लोग जाते हैं, आईटी सेक्टर में ज़्यादा जा रहे हैं। जैसे आपका जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसका आईटी सेक्टर को रोल नहीं रहता है, परंतु लोग जॉब के लिए उसमें जा रहे हैं। तो क्या ये सही है या गलत है, या फिर कुछ और होना चाहिए इसमें? सर कोई इंसान कोर सेक्टर की पढ़ाई करके अगर आईटी सेक्टर में जाता है, तो उसकी मतलब जो उसने 4 साल पढ़ाई की है, कहीं ना कहीं उसका इम्पोर्टेंस कम हो जाता है। तो सर इसका रीजन ये है कि इंडिया में आईटी सेक्टर काफी अच्छा डेवलप हुआ है, पर कोर सेक्टर की एमएनसी जो है वो कॉलेजेस में आती नहीं थी, या फिर अगर उन आती भी थी तो वो सिर्फ फॉरेन कंट्रीज में लेके जाती थी, इंडिया में कोर कंपनी नहीं करती थी पहले। पर अभी जो है सिचुएशन बहुत बढ़ रही है। अभी सीमेंस वगैरह, एल&टी, ये सब इंडिया में इनके ऑफिस खुल चुके हैं, और कोर सेक्टर से भी इन कंपनीज में बच्चे रिक्रूट किए जाते हैं। तो यही कहीं का एक प्रमुख कारण तो नहीं है बीटेक में डिक्लाइन होने का, कि कोर सेक्टर के जॉब है नहीं, आईटी सेक्टर में जाना पड़ रहा, तो इसलिए भी बच्चे शायद इसके प्रति, बीटेक के प्रति रुझान कम हो रहा? और सर ऐसा नहीं है कि बीटेक के प्रति रुझान कम हो रहा है, पर सर जो जिनको करना होता है वो तो बीटेक करते ही है, पर लोगों के पास आजकल अपॉर्चुनिटीज काफी है और लोग अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं ज्यादा। पहले तो 12th करने के बाद बच्चे सिर्फ एडमिशन ले लेते थे, जो इंटेलिजेंट होगा, जिनकी परसेंटेज 70 से प्लस होगी, वो इंजीनियरिंग करेगा, ऐसा पहले नॉर्म था सोसाइटी में, पर आजकल ऐसा नहीं। तो ये ज्यादा बड़ा रीजन है मेरे ओपिनियन में। चलो ठीक है, आपने 4 साल बीटेक किया, उसका आप क्या यूज़ किए आप पिछले 5 सालों में? ग्रेजुएशन के बाद आपने क्या यूज़ किया अपनी पढ़ाई का? मैं एक इंजीनियर हूँ, और इंजीनियरिंग करिकुलम में हमको बैक टू बैक एग्जाम्स देने होते हैं, वाइवास होते हैं, उसके बाद हमारे मिड सेम एंड सेम होते हैं। तो सर उसमें कहीं ना कहीं सारे करिकुलम में आपको कैसे प्रेशर हैंडल करना है, डिफरेंट, और मिड सेम देने के बाद आपको
जल्दी से प्रैक्टिकल एग्जाम्स के मूड में आना होता है, जल्दी से आपको वाइवास के मूड में आना होता है, फिर आपको फेस्टिवल्स अटेंड करने होते हैं। तो एक मल्टीटास्किंग जो अप्रोच होती है इंजीनियरिंग में डेवलप होती है, वो सर कहीं न कहीं मेरे कैरेक्टर में आई है। और इंजीनियरिंग करिकुलम में जो बच्चे इंजीनियरिंग करिकुलम से गुजरते हैं, उनकी प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, इसलिए शायद मैं 4 साल से यूपीएससी की सर्वाइव कर पा रही हूँ। तो कहीं न कहीं फिर ये तो आपका जो नॉलेज है ना, वो तो चलो ठीक है, मान लिया कि आपने एग्ज़ाम दी ये सब उसका आपको, परंतु जो आपका नॉलेज है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का, वो तो कहाँ यूज़ हुआ ही नहीं। मेन तो आप तो उसी के लिए पढ़ाई करने गए थे ना, ना कि आप उसका जो करिकुलम है उसको तो फ़ील करने नहीं गए सर थे। वो सर अगर मेरी कोर एजुकेशन का या कोर जो इंजीनियरिंग मैंने की है इलेक्ट्रिकल में, उसका भले ही डायरेक्ट कहीं यूज नहीं हो पा रहा है, पर उस करिकुलम जो मुझे क्वालिटीज या वैल्यूज डेवलप हुई है वो जरूर यूज होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेशर हैंडलिंग, मल्टीटास्किंग, ये सब चीजें तो डेली डे टू डे लाइफ में यूज होती है। नॉलेज का आपको ऐसा नहीं लगता कि शायद आपने उसको ओनली एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ा था, शायद इसीलिए आप एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज नहीं सीख पाई, शायद उसी के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसको डेली लाइफ़ में यूज़ नहीं कर पा रहे? सर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज नहीं सीख पाई, मैं सीख पाई और मैंने काफी अच्छे ग्रेड्स के साथ अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। इवन इंजीनियरिंग में रहते हुए बीटेक में मैंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। मैं आईआईटी हैदराबाद में रिसर्च इंटर्न एज ए रिसर्च इंटर्न सेलेक्ट हुई थी। तो सर मैं अपनी ग्रेजुएशन में अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काफी अच्छी थी, पर एक टाइम पे आके मुझे लगा कि मुझे सिविल सर्विसेज की ओर जाना चाहिए, तो मैंने ये डिसीजन लिया। रिसर्च पेपर के बारे में मैंने बहुत सुना है कि कॉपी पेस्ट होते हैं इंडिया में, इसीलिए इंडिया से बहुत शोध पत्र जारी नहीं होते। तो आपने कैसा किया था? क्या आपने कुछ ओरिजिनल काम किया था या फिर आपने भी कॉपी पेस्ट किया था? सर मुझे नहीं लगता कि रिसर्च पेपर होते हैं जो कॉपी पेस्ट होते हैं, क्योंकि रिसर्च पेपर जो पहले पब्लिश होता है उससे पहले उनका प्लेगरिज्म चेक होता है कि कितना परसेंटेज कहीं से कोई मैच तो नहीं हो रहा है, कितना वर्डिंग मैच होती है, या वर्डिंग अगर चेंज भी है तो उसके अंदर कितना जो कंटेंट है वो पहले के सिमिलर है। ये सब कुछ चीजें चेक की जाती है। ये जो वर्ल्ड लेवल की रिसर्च पब्लिशिंग साइट्स होती है, साइट ट्रिपल स्प्रिंजर है, उनका अपना मैकेनिज्म होता है ये सब चेक करने का। तो सर रिसर्च पेपर कॉपी पेस्ट तो नहीं होते हैं। अच्छा, फिर अगर ऐसा होता तो फिर इंडिया के क्यों नहीं, मतलब ऐसे नए स्टार्टअप हो गए, या मान लो कि जो शोध पत्र है, मतलब अगर आप देखोगे रैंकिंग में तो उसमें बहुत नीचे है भारत का। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी आरोप भी लगाती रहती है सर कि भारत कॉपी पेस्ट करने में भारत सबसे आगे है। सर मुझे लगता है कि ये आरोप वगैरह ऐसे आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। अगर वो सिद्ध होते हैं तो हम उनको मानेंगे भी और उस पे काम भी करेंगे। और सर इंडिया में जो है, इंडिया की जो रैंकिंग कम रही है आज तक, पर आगे अगर हम हाल ही के सालों में देखें तो इंडिया का जो इंडेक्स है इनोवेशन में और रिसर्च में, वो काफी हद तक इम्प्रूव हुआ है। इंडिया से रिसर्च पेपर काफी बढ़ने लगे हैं। स्पेशली जो इंडिया से एनआरआईज है वो रिसर्च में काफी अच्छा कर रहे हैं। पर सर दिक्कत ये नहीं है कि इंडिया के पास टैलेंट नहीं है, इंडिया के पास रिसर्चर्स नहीं है। दिक्कत ये है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, पर गवर्नमेंट जो आवाज़ अटक गया। हम्म। ये इनोवेशन मिशन लेके आए, अटल इनोवेशन मिशन, उसके बाद इन्होंने अटल टिंकरिंग लैब्स एस्टैब्लिश की, स्मार्ट हैकाथन चलाया। हम्म। सर अटल इनोवेशन में टिंकरिंग लैब्स एस्टैब्लिश की गई, उसके बाद स्मार्ट हैकाथन लाया ताकि बच्चों में कंपटीशन और रिसर्च की जो वर्ड याद नहीं आ रहा है, रिसर्च की जो क्वालिटी है वो बढ़ सके। तो उसके बाद सर इंडिया काफी अच्छा काम कर रहा है। हाल में आया था 36 बच्चों ने काफी इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बनाए इंडिया में सॉल्यूशन के लिए। इसी तरह काफी आईआईटीज और जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है उधर से काफी रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो रहे हैं। अच्छा, चलो ठीक है। आपको जो 4 साल का बीटेक का अनुभव रहा, आपको क्या लगता है क्या कमियाँ हैं और क्या ऐसा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कि जो अपन वर्ल्ड क्लास की इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल लेवल पे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उनके कंपैरिजन में अपन में ऐसे क्या कमी है जो सुधार होना ज़रूरी है? सर पहली कमी जो मुझे लगती है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो
तरह हमारे कॉलेजेस में वो काफी कम डेवलप्ड है। जैसे कि मैं IIT हैदराबाद की इंटर रह चुकी हूँ, तो सर IIT हैदराबाद सर तो काफी अच्छा जाए कि कॉलेज के वहाँ पे फॉरेन कंट्री यूनिवर्सिटी जैसे जापान यूनिवर्सिटी ताकि टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है। हमारे देश में IIT रिसर्च में आवाज ब्रेक हो रहा, आवाज ब्रेक हो रहा। हेलो अभी बोलो। हेलो बोलो हेलो आ रही आवाज, बोलो। हाँ कभी तो बहुत अच्छा अभी आ रहा है? बोलो। है पर बात उसका रीजन ये है कि उनका इंस्टीट्यूट अच्छा आवाज फिर अटक रहा इंस्टीट्यूट के साथ आवाज अटक रहा है फिर से। हेलो कौन सी सिम यूज कर रही है? और नेट क्यों अटक रहा है, एक बार देख जरा। मैं अपने वाईफाई लगा के रखा है क्या? अच्छा, तभी नहीं अभी आ रही है? आ रही बोलो। एक मिनट रुको, और कुछ ज्यादा MB का डाउनलोड मत कर थोड़ी देर। हाँ बोलो। अभी आ रही है? हाँ सर, रिसर्च एनवायरनमेंट जो है वो हमारी यूनिवर्सिटीज में इसलिए खराब है क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट्स का जो IITs का जो इंस्टीट्यूट्स है उनका फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन नहीं है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। सर जैसे मेरी इलेक्ट्रिकल लैब थी, वहाँ पे जो बेसिक चीजें होती है ये सब लेने के लिए भी 3 जगह से परमिशन लेनी पड़ती थी, लेटर्स लिखने पड़ते थे, और वो सर हमें देते थे तो उससे पहले ये कंडीशन रखते थे कि इनमें से कुछ भी खराब नहीं होना चाहिए। तो सर हम रिसर्च करने जा रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें कुछ खराब भी हो सकता है। तो सर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें हैं वो भी काफी अंडर क्वालिटी है, मतलब उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है। तो ये एक कमी है, सबसे बड़ी कमी यही लगती है। दूसरा सर, जो बच्चे हैं उनको रिसर्च के लिए तैयार नहीं किया जाता है, मतलब उनको रोट लर्निंग, सेमेस्टर्स पास करना, प्रैक्टिकल एग्जाम देना, वाइवास देना, इन सब पे ज्यादा फोकस किया जाता है बजाय कि रिसर्च की तरफ उनको प्रोत्साहन देने के। सर मेजर रोल किया है। गवर्नमेंट ने अभी एक नया डिसीजन लिया है, आपको पता है? बीटेक में जो कोर्स है उसको हिंदी में किया गया है। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। बीटेक को कोर्स को हिंदी में किया गया है, आपको क्या लगता है ये फायदा होगा या नुकसान होगा, क्या होगा, आपको क्या लगता है? सर मुझे लगता है कि ये कोई भी बच्चा अपने अगर मदर टंग में तो लैंग्वेज अगर उसमें एजुकेशन है तो अच्छे से कर सकता है। आवाज अटक रही है। हेलो, आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। तुम अपने मोबाइल में नहीं? एक मिनट रुको, मैं वापस से ज्वाइन करती हूँ। ठीक है, वापस ज्वाइन करो, वापस ज्वाइन। अभी आ रही है? बोलो। हाँ सर, मुझे लगता है कि हिंदी माध्यम में बीटेक करवाने का जो डिसीजन है वो भारत के स्टूडेंट्स के लिए काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि सर जब एजुकेशन उस मीडियम में दी जाती है जिससे बच्चा लिंक कर पाता है तो उसको फॉरेन मीडियम नहीं लगता, तो बच्चे की जो कैपेसिटी होती है उसके माइंड की ग्रैब करने की चीजें वो ज्यादा होती है। वो अपनी मदर टंग में जिसमें वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, उसमें उसकी चीजें समझने की क्षमता ज्यादा होती है। और सर रिसर्च ने भी ये कहा है कि अगर बच्चा मदर टंग में पढ़े तो उसकी जो दिमाग की कैप्चरिंग पावर होगी, चीजें कैप्चर करने की शक्ति होगी, वो ज्यादा होगी। तो मतलब आप एग्री करते हो कि ये चीज सही है? यस सर, डेफिनेटली।
आपको पता है बीटेक में जो बुक चलती है वो ज़्यादातर फॉरेनर बुक है, और बीटेक में एक सिलेबस को पढ़ने के लिए कम से कम 5-10 बुक रेफ़र करना पड़ता है। तो आपको लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल हो यस पाएगी? सर। सर भारत के पास में बहुत ऐसे लोग हैं जो दूसरी बात, हिंदी चलो और ठीक है, मान इंग्लिश लो दोनों कि में अच्छे बीटेक हैं, तो वो हिंदी, लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। मान लिया जाए कि चलो बीटेक हो गया, हिंदी मीडियम से उन्होंने कर भी लिया, तो आपको नहीं लगता जैसे रिसर्च पेपर छपते हैं वो इंग्लिश में छपते हैं, फिर क्या होगा? वो तो दिक्कत तो वहाँ पे भी सामना करना पड़ेगा ना, वो तो हिंदी में छपने से रहे। पर सर इसके लिए आजकल टेक्नोलॉजी, यस सर। सर इसके लिए आजकल टेक्नोलॉजी का हम यूज कर सकते हैं, बच्चे हिंदी में रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हैं, स्टूडेंट चैट जीपीटी के माध्यम से उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सर वो एक एक्सक्यूज नहीं हो सकता। हिंदी मीडियम में एजुकेशन देना इंडिया के लिए भविष्य में बहुत कारगर साबित होगा। और सर ये रिसर्च पेपर का मीडियम जो है इंग्लिश रखना और ये सब, ये कोई बाधा नहीं है। ठीक है, थोड़ा इस पे काम कर लेना, क्योंकि आर्गूमेंट सही होने चाहिए, क्योंकि थोड़ा है ये टेक्निकल प्रॉब्लम भी है इसमें। कुछ सोचो कि यूपीएससी का पेपर ही हिंदी वो जब इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है तब वही समझ में नहीं आता। जब आप इतनी इतनी बुक्स को करोगे, क्या वो बच्चों को समझ में आएगी? कहीं ना कहीं ओरिजिन भी तो ख़त्म होता है ना, जो ओरिजिनलिटी है वो ख़त्म होगी बुक्स की। तो वो सारी चीज़ें, दिक्कतें बहुत ज़्यादा है ऐसे, बस सरकार तो बोल देती है पर इम्प्लीमेंट करने में तो दिक्कत होता है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पर हम सपोर्ट करेंगे, हाँ, हम तो सरकार को सपोर्ट करेंगे ना। नहीं, परंतु आपको रियलिटी भी बतानी है, ऐसा नहीं है कि बस गवर्नमेंट ने बोल दिया वो सही है, आपको उसका लॉजिक भी बताना पड़ेगा। भाई ये भी चैलेंजेस है, अगर ये चैलेंजेस को अगर अपन पार कर पाते हैं तो श्योर क्यों नहीं करना चाहिए, पर जो चैलेंजेस है उसको भी तो ओवरकम करना पड़ेगा ना। बात तो वो भी है ना, रियलिटी भी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हवाबाजी नहीं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका डेप जब चेक हाँ किया, तो हाँ। कोई ना, आपका डेप चेक किया गया तो आपने अभी तक कोई जॉब नहीं किया है, तो आपको लगता है सही डिसीजन है आपका? सर मैंने जॉब नहीं किया है क्योंकि सर मैं एक बहुत रिमोट एरिया से आती हूँ और मैंने जब सिविल सर्विस डिसाइड करने का फैसला लिया तो ना मुझे कोई गाइड करने वाला था, ना मेरे रिलेटिव्स में किसी ने प्रिपरेशन की थी। तो सर 2 साल तक तो मुझे एग्जाम का पैटर्न समझने में लग गया कि कैसे एग्जाम वो होना चाहिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज का एग्जाम काफी कॉम्प्लेक्स डिजाइन किया गया है। तो सर फिर उसके बाद 2 साल से मैं यूपीएससी का इंटरव्यू दे रही हूँ और सर मैं फुली सिविल सर्विस ज्वाइन करने के लिए, तो इसलिए मुझे इतना फील भी नहीं हुआ कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। मैं अपने ड्रीम के प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड हूँ और मैं फुल टाइम एस्पिरेंट हूँ, मुझे ये लगता है। तो मैं अनएम्प्लॉयड नहीं हूँ। नहीं, अगर आप सोचो कि आप जैसे कितने लोग लगे होंगे, सोचो जो यूथ जनरेशन है, जो भारत की बोलते हैं डेमोग्राफी डिविडेंड है, वो कहीं ना कहीं लॉस है, कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो ग्रोथ है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, ना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर पा रहे। ये तो बहुत बड़ा ह्यूमन जो ब्रेन है उसका लॉस है। तो आप इसको सही मानते हो? सर भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे हर किसी को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। किसी को अपना करियर डिसाइड करने का फंडामेंटल राइट है कि उस इंसान को क्या करना है। तो ये सर राइट हम किसी से ले नहीं सकते हैं। तो अगर बच्चे सोचते हैं कि उनके लिए ये करियर ज्यादा सूटेबल है तो उनको उसमें मौका दिया जाना चाहिए और उसका वो लोग चूज करते हैं। अच्छा, ठीक है, चलो। आपका जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका सिविल सर्विसेज में क्या यूज होगा, कैसे यूज करोगे आप उसको? सर इलेक्ट्रिकल का वैसे देखा जाए तो हर जगह यूज होता है, क्योंकि आजकल बिजली के बिना कुछ भी काम नहीं होता है। पर सर अगर हम देखें आज के टाइम तो बिजली की जरूरत है, हमें शुरू से रेन्यूएबल एनर्जी पे होने की जरूरत है। तो सर इंजीनियर होने के नाते मैं सोलर आवाज़ ब्रेक हो रहा, आवाज़ ब्रेक, आवाज़ ब्रेक हो हेलो। रहा, तुम्हारा आवाज़ ब्रेक हो रहा है। तुम्हारा डाटा ख़त्म हो गया क्या? हेलो 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 हेलो। बोलो। रुको एक बार हॉटस्पॉट चला के देखती हूँ वापस।
हेलो। बोलो, अब ठीक है। हाँ हाँ। तो सर इलेक्ट्रिकल का यूज देखा जाए तो दैनिक जीवन में हर जगह ही होता है, क्योंकि बिजली के बिना आजकल कुछ भी संभव नहीं होता है। बिजली हर जगह यूज नहीं, होती मैं है। आपसे क्वेश्चन पर ये नहीं पूछ सर रहा अगर हूँ, मैं वर्तमान आपसे समय ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ। आपने जो बीटेक किया है उसका क्या यूज करोगे सिविल सर्विसेज में? आपके उस नॉलेज का क्या यूज होगा? सर वर्तमान समय में मनुष्य की ये जरूरत है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करें। तो सर अगर मैं सिविल सर्वेंट बनती हूँ तो मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के नाते कन्वेंशनल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करने पर ज्यादा ध्यान दूंगी। मैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को ज्यादा प्रमोट करूंगी, क्योंकि मुझे अवेयरनेस है कि इसमें कोल और नेचुरल गैस की कितनी खपत होती है, कितना इससे प्रदूषण होता है। इसलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के नाते मुझे इन सब की जानकारी है। दूसरा मुझे ये भी जानकारी है कि सोलर एनर्जी को अगर हम प्रमोट करेंगे तो उसमें क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि सोलर एनर्जी पूरे दिन नहीं चल सकती, हमें बैटरीज की वो होगी, पर बैटरीज में अगर हम देखें तो अभी हम इतना रिसर्च नहीं कर पाए कि हम लंबे समय तक बैटरीज का यूज कर पाए। तो सर मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होने के नाते रिन्यूएबल एनर्जी की भी प्रोज और कॉन्स दोनों पता है। तो सर इसको मद्देनजर रखते हुए मैं डिसीजन ले सकती हूँ। अच्छा, चलो ठीक है। आपने ये सुना है कि जैसे आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, और ऐसे एक इलेक्ट्रिकल ब्रांच भी होते हैं, इसमें क्या डिफरेंसेस है? और ऐसे मिक्सअप करके क्यों बनाए जाते हैं ब्रांच? मतलब इसका क्या उद्देश्य होता है? कुछ आइडिया है इसके पीछे? सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का भी यूज करती है, क्योंकि सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिर्फ मशीन्स के साथ डील करती है, पर मशीन्स के अलावा जो है उनका कंट्रोल सिस्टम भी होता है। आजकल मशीन जो है वो हाइब्रिड मॉडल की। आवाज़ गायब हो गई। और सर जब कंट्रोल सिस्टम की बात आती है तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसकी एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। हेलो। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और हेलो। बोलो, 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 बोलो। मोटर को ऑपरेट करना है तो उसको कभी कम स्पीड पे चलाना है, कम स्पीड कभी ज्यादा दोनों आवाज़ पढ़ाई ब्रेक हो रहा है तुम्हारा, आवाज़ कंटिन्यू ब्रेक हो रहा है। मैं कल ही बोला था नेट का जुगाड़ करके रखना तुम। मैं वाईफाई लगवाऊंगी, 5 दिन में लगाऊंगी, 5 दिन रुक जाओ। अरे जियो वाला लगा लो, हाँ सही है वो, मैंने हमारे घर पे भी लगा हुआ है जियो वाला। उससे आवाज नहीं अटकती? नहीं, एकदम बढ़िया चलता है, 5G चलता है, अनलिमिटेड अच्छा होता है ना। अभी थोड़ा अटक। ठीक है, थोड़ा इस पे काम कर अभी लेना आ है रही ना। है? आ रही है। इलेक्ट्रिकल क्या है, इनमें डिफरेंस तुम थोड़ा अच्छे से नहीं बता पा रही हो, क्योंकि है ना, जैसे आप एक इलेक्ट्रिकल पढ़ते हो ना, तो उसमें प्योर इलेक्ट्रिकल पढ़ोगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में ना, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अलग से पढ़ने पड़ते हैं आपको सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस रहता है थोड़ा, एक बार इसको अच्छे से, इनका थोड़ा यूज भी अलग होता है, तो थोड़ा इस पे काम कर लेना। ठीक है, चलो, आपका प्रोजेक्ट क्या रहे थे आपके 7th और 8th सेमेस्टर में? सर 7th सेमेस्टर में हमने कल जो माइनर प्रोजेक्ट था उसमें एक सॉइल सेंसर बनाया था। सॉइल सेंसर में हम एन और सॉइल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा पता करने का सेंसर था वो। और उसके बाद वो प्रोजेक्ट जो है सारा डेटा जो है वो हमने राजस्थान की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से लिया था। उसके बेसिस पे हमने क्राइटेरिया डिजाइन किए थे कि अगर सोइल में इतना एनपीके आता है तो सोइल किस टाइप की है, उसमें कितने खाद की जरूरत है। वो हमारा माइनर प्रोजेक्ट था। सर मेजर प्रोजेक्ट में जो है हमने एक इन्वर्टर डिजाइन किया था, और इन्वर्टर का साइज बहुत कॉम्पैक्ट था। हमने 12 वोल्ट सोलर पैनल यूज करके 2 किलोवाट का इन्वर्टर डिजाइन किया था। और सर डिजाइन करने के बाद हमने उसको फैब्रिकेट भी किया था, और उसका आउटपुट रिजल्ट काफी अच्छा आया था, और जिसकी बदौलत वो पेपर स्प्रिंजर में पब्लिश भी हुआ। अच्छा, तो उस पे आगे काम कर रहा है? आपने कभी सोचा उसके, जो आपने कॉन्सेप्ट डेवलप किया था उसके पीछे आगे काम करने का?
सर हमने रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। अभी जो हमारे जूनियर्स थे हमें वो पता है कि हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने, हमारे जो प्रोफेसर्स थे हमारे जो प्रोजेक्ट में हमको गाइड कर रहे थे, उन्होंने हमारे जूनियर्स को वो प्रोजेक्ट दे दिया था और फिर हमने अपने जूनियर्स को गाइड किया था उस प्रोजेक्ट में आगे काम करने के लिए। फिर उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज के प्रिपेयर में एंगेज हो गई, तो उसके बाद का स्टेटस मेरे को पता नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं। हाँ, आप ये बताइए कि भारत के सामने कौन से ग्लोबल चेंजेस ग्लोबल प्रॉब्लम है अभी जो भारत को बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर लेने चाहिए? कौन सी वैश्विक समस्याएं हैं भारत के सामने जो भारत के लिए बहुत, मतलब भारत पे बहुत इम्पैक्टफुल है, उसका अगर प्रभाव उसको सोल्व नहीं किया गया, ऐसी कौन सी 5 मेजर चीज़ मानती है आप, 5 प्रॉब्लम? मैं थोड़ा, अगर आपकी इजाजत हो तो समय लेना चाहूंगी। ठीक ठीक है, कोई नहीं, श्योर। हाँ, सर जो मैं अभी सोच पा रही हूँ उसके सामने, भारत के सामने जो एक वैश्विक समस्या है जिसमें भारत को सारे देशों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, वो है क्लाइमेट चेंज। सर दूसरी जो समस्या है वो है देशों के बीच में संबंध खराब होना, जिसकी वजह से सप्लाई चेन डिसरप्ट होती है और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भारत पे पड़ता है। वो है क्रूड ऑयल के जो रिजर्व्स है वो कुछ देशों में ही लिमिटेड है। भारत एक ऑयल, तो वो सब तीसरा बड़ा चैलेंज है इंडिया के पास। और सर जो चौथी हमारे के पास वो है चाइना का अग्रेसिवनेस, और इंडो पैसिफिक में चाइना की जो इंक्रीजिंग एक्टिविटीज है वो भारत के सामने एक चुनौती है। सर पांचवा प्रॉब्लम जो है वो टेररिज्म है। तो ग्लोबल लेवल पे टेररिज्म बढ़ रहा है देशों में, हमने मिडल ईस्ट में भी देखा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी जो हो रहा है वो एक पांचवी बड़ी समस्या है भारत के सामने, जिसका सॉल्यूशन मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, इंडिया की क्या 5 मेन प्रॉब्लम? इंडियन डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, हाँ। सर पहली तो है इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उन पे काफी असर पड़ता है। सर दूसरी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से जो यूथ है एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता, समाज में जो है क्राइम्स भी बढ़ते हैं। सर तीसरी है फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे, उनको इक्वालिटी नहीं मिलती है। और आपने अभी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इकोनॉमी सर्वे पढ़ा है आपने 2023-24 वाला? 23-24 का, हाँ। उसमें कितना परसेंटेज लेबर, मतलब महिला श्रम सहभागिता दर कितनी है? तो 36% हो गई है 23% से। हाँ, तो ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना, तो आप इसको कैसे बड़ी प्रॉब्लम बता सकते हैं? सर 36% पार्टिसिपेशन रेट हुई है, पर अगर हम डेवलप्ड देशों में देखें तो विमेन की जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 60% के अराउंड है। अच्छा। और सर लेबर पार्टिसिपेशन रेट भी भारत की 66% है। 66% के तुलना में 36% काफी कम है। और सर जो विमेन जिन तरह की एक्टिविटीज में एंगेज होती है ज्यादातर, वो काफी निम्न वर्ग की होती है, जैसे कि मजदूरी, खेती, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक हेल्पर्स, ना कोई यूनियन होता है ना कोई फॉर्मल वर्कर्स होती है वो। तो सर वो एक बड़ा इश्यू है देश के सामने। ठीक है, और इसके अलावा? सर चौथा बड़ा इश्यू
नक्सलवाद बोलूं? क्यों नहीं बोलोगे? तो एक नक्सलवाद पर और नक्सलवाद मतलब अभी गरीबी तो गरीबी काफी कम हो गया है। गरीबी नहीं बोलोगे? गरीबी तो अभी काफी कम हो गया है। भी अभी भी हाँ, अगर चौथा गवर्नमेंट बड़ा इश्यू जो है ना भारत के सामने, वो है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। सर अगर बेसिक चीजें ही सही नहीं होगी तो फिर देश, मतलब जो नागरिक है वो कैसे स्वस्थ रह पाएंगे, और स्वस्थ नहीं रह पाएंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? आप वाटर क्राइसिस बोल तो सकते हो, बेसिक हेलो, एम्यूनिटीज में। हाँ, वाटर क्राइसिस बोल सकते हो, मेन इशू है ये तो अभी प्रेजेंट टाइम में। हाँ, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। और सर जो पांचवा इश्यू भारत, अर्बनाइजेशन, कंजेशन, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, ठीक है। जिसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन और ये प्लास्टिक वेस्ट। ब्यूरोक्रेसी के सामने कौन सी 5 प्रॉब्लम है? चैलेंजेस क्या है ब्यूरोक्रेसी के सामने? ब्यूरोक्रेसी के सामने सिर्फ कौन से ब्यूरोक्रेट्स, मतलब सिविल सर्विस? ब्यूरोक्रेसी में जो भी आएगा आप बताइए वो तो। जो परमानेंट वो लोग आते हैं, क्या आते हैं? परमानेंट एग्जीक्यूटिव। हाँ, ब्यूरोक्रेसी में तो अरे वो तुम बता, ब्यूरोक्रेसी मतलब वही तो हो गया ना, ब्यूरोक्रेट ही हो गया, और कौन होगा? हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ IAS IPS है, जो पुलिस वाले हैं, कांस्टेबल है, सब कुछ सब ब्यूरोक्रेट की हाँ, तरह। तो कोई दिक्कत है, आप बताइए ब्यूरोक्रेसी की प्रॉब्लम बताइए आपका। ब्यूरोक्रेसी के अंदर या मतलब कैसे? मतलब कौन से 5 चैलेंजेस है जो है प्रॉब्लम ब्यूरोक्रेसी के सामने? करप्शन, ठीक है, और? सर जो क्या बोलते हैं सर, ब्यूरोक्रेट जो है इंडिया में एनोनिमिटी के प्रिंसिपल पर काम करना चाहिए, पर सोशल मीडिया के एज में जो है वो ब्यूरोक्रेट्स की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, वो एक चैलेंज है। तीसरा जो है वो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, क्योंकि आजकल काफी बार हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे ब्यूरोक्रेट्स ओपनली किसी पार्टी को सपोर्ट कर देते हैं, तो वो एक इश्यू है। सर उसके बाद स्कैम्स, काफी सिविल सर्वेंट्स ब्यूरोक्रेट्स स्कैम्स में पकड़े गए हैं, वो करप्शन का पार्ट से। तो सर ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स के बीच में जो लाइन होती है वो ब्लर होती जा रही है। ब्यूरोक्रेट्स रिजाइन करके पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। ओडिशा में भी हमने एक हाई प्रोफाइल केस देखा था कि सिविल सर्वेंट ने एक दिन पहले रिजाइन किया और अगले दिन पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली थी। तो सर इससे उनकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठते हैं। और सर पांचवा बड़ा चैलेंज ब्यूरोक्रेसी के सामने जो है वो है पांचवा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अरे भाई, ये तो पिन पॉइंट होने चाहिए। पर तुम फंस रही हो इस टाइप के क्वेश्चनों में, देख लो। अरे ये तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है ही नहीं एक तरीके से देखा जाए, परंतु ये रैपिड फायर क्वेश्चन होते हैं जो आपको फटाफट जवाब देने होते हैं। चलो ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओ। अरे देखो, पुलिस वाली जो रिफॉर्म की ज़रूरत है, पुलिस एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, ब्यूरोक्रेसी में एटीट्यूड जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहेवियर की बात होती है, पीपल टू पीपल कनेक्शन वाली बात होती अरे है। हाँ, इतनी सारी चीज़ें का मैं फिर भी बोला था इथिक्स का सिलेबस पढ़ो भाई, इथिक्स सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ना पड़ेगा मेरे को। चलो ठीक है। आपको क्या लगता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया और बांग्लादेश में जो अभी टाइज चल रही है, तो आपको क्या लगता है इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं
संभावित 5 नेगेटिव इम्पैक्ट बताओ आप। मतलब टाइज खराब। आज जैसे अभी शेख हसीना को भगा दिया गया वहाँ से, फिर उसके कारण जो अब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, क्योंकि की वजह से 5 क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हाँ होंगे। हेलो। बोलो बोलो, आवाज हाँ, आई। आप बोलो, आपकी आवाज मैं कट बोल रहा रही। हूँ कि जैसे शेख हसीना को मान लो कि वहाँ से हटा दिया गया, अगर आप, तो उसके कारण जो अब इंडिया और बांग्लादेश के जो टाइज थे, संबंध थे, उसमें अब क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है, उसका क्या इफेक्ट देखोगे, क्या चैलेंजेस है इंडिया के सामने? सर, जो स्टूडेंट मूवमेंट के बाद शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, उसके बाद जो नई इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो भारत के साथ उतनी कोऑपरेटिव नहीं है, तो उसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया बांग्लादेश टाइज पे पड़ेंगे। आज नेगेटिव इम्पैक्ट में सोच पा रही हूँ वो है नॉर्थ ईस्ट के साथ इंडिया का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम होगा, क्योंकि बांग्लादेश हमको एक ट्रांजिट रूट पकड़वाता था। सर, दूसरा है कि चीन का जो इंटरफेरेंस है वो बांग्लादेश में और इंडिया के नेबरहुड में बढ़ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने चाइना को कहीं ना कहीं भारत को ध्यान में रखते हुए मेंटेन कर रहा था और चीन का इन्फ्लुएंस कम था। सर, जो तीसरी चीज है वो जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम्स है, और जो इंडिया में अवैध तरीके से लोग आ सकते हैं, सिर्फ बांग्लादेश से नहीं बल्कि अन्य देशों से बांग्लादेश का ट्रांजिट की तरह यूज हो सकता है। वो एक भारत के सामने समस्या है। बांग्लादेश से भारत में आतंकवाद बढ़ सकता है उस बॉर्डर से। सर, जो चौथी समस्या बांग्लादेश में करंट गवर्नमेंट की हो सकती है वो है कि सर, जैसे कि भारत और बांग्लादेश काफी जो ग्रुप्स है उनमें कोऑपरेट करते थे, सार्क है, बिम्स्टेक है, तो कहीं ना जो उनमें सक्रियता है भारत और बांग्लादेश की उसमें कहीं गिरावट आ सकती है। उन ग्रुप्स की जो कार्य करने की निरंतरता है उस पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ सकता है। सर, पांचवा जो है वो है कि जो करंट गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान को काफी सपोर्ट कर रही है, इसकी वजह से जो इंडिया के बीच पीपल टू पीपल कनेक्शन है, कल्चरल कनेक्शन है और जो हिस्टोरिकल रिलेशंस है वो थोड़े खराब हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है। आपको प्राइम मिनिस्टर का सलाहकार बनाया जाता है, ठीक है? आपको प्राइम मिनिस्टर को थैंक यू सर। कन्विंस किया जाएगा कि आपको पाकिस्तान से संबंध अच्छे करना है और हर हालात में करना है, तो आप कैसे कन्विंस करोगे? पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाने ही है किसी भी हालतों से, तो आप क्या करोगे? मुझे प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस करना है कि अच्छे संबंध बनाने चाहिए। हाँ, पाकिस्तान से। तो आप क्या ऐसे आर्गुमेंट दोगे कि प्राइम मिनिस्टर मान जाए? सर, मैं थोड़ा समय लेना चाहूंगी। जरूर। यही तो बात है, तुम्हारा ओपिनियन थॉट ऑफ वो बहुत वीक है। ठीक है, बताओ, सोचो। पाकिस्तान जो है एक पॉपुलस कंट्री है जो दुनिया की टॉप कंट्रीज में होता है। तो अगर हमारे रिलेशन पाकिस्तान के साथ अच्छे होते हैं तो भारत की जो गुड्स है, भारत दुनिया में एक्सपोर्टर बनना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है, तो हम अपने गुड्स जो बनेंगे इंडिया में वो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सर, दूसरी चीज, पाकिस्तान हमारे पास एक हमारा नेबरिंग कंट्री है, तो वहां से पाकिस्तान से काफी टूरिस्ट इंडिया में आ सकते हैं जो आना भी चाहते हैं, इंडिया से वीजा भी लेना चाहते हैं घूमने के लिए, तो वो भारत के लिए एक इनकम का सोर्स हो सकता है। ठीक है। और सर, तीसरी चीज, पाकिस्तान जो है भारत का, अगर पाकिस्तान के साथ भारत के अच्छे रिश्ते होंगे तो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो लोग पाकिस्तान की टेरिटरी का यूज करते हैं इंडिया में टेररिज्म फैलाने के लिए, उसमें इंडिया के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, और हो सकता है कि इंडिया की जो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर है उस पे हम शांति स्टैब्लिश कर सके। फिर चौथा जो
भारत और साउथ एशिया के जो रीजनल ग्रुप्स है, जैसे सार्क है, हम्म, इन सब में अगर पाकिस्तान एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और इंडिया पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन होता है, तो उसकी वजह से ये सब ग्रुप्स ज्यादा अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। साउथ एशिया जो है वो इमर्ज कर सकता है, जो कि अभी काफी बैकवर्ड इलाका माना जा सकता है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से साउथ एशिया में 5% से भी कम इंटरकनेक्टेड ट्रेड होता है। तो सर वो एक छवि बदल सकती है। दूसरा सर, अगर पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन होते हैं तो इंडिया का सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्शन बढ़ेगा और हमारे रिश्ते सेंट्रल एशिया के साथ और ज्यादा मजबूत होंगे। सर ये सब आर्गुमेंट्स मैं पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को देना चाहूंगी। ठीक है, चाइना वाला एंगल भी देना चाहिए था, क्योंकि ऐसा बोला जाता है मैंने सोचा था कि काफी बड़ा होता है, क्योंकि एक चीज़ याद रखना कि इंडिया के सामने पाकिस्तान से लड़ना कोई दिक्कत नहीं है, चाइना से भी लड़ लेंगे। पर सोचो, जिस दिन चाइना और पाकिस्तान एक साथ हमला कर दिया, भारत उस दिन नहीं कर पाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि पावर बैलेंस थ्योरी रखना पड़ता है। चलो ठीक है, मान लो कि आप कहीं फॉरेन में IFS हो, ठीक है, जैसे अभी देखोगे आप कि भारत के प्रति एक जैसे हिंदू राष्ट्र की जो बात चल रही है या खालिस्तान मूवमेंट जैसे चल रहे हैं, ठीक है, आप कनाडा में ही हो मान के चलो, तो जैसे अभी आरोप लगाया गया कनाडा प्रधानमंत्री ने, तो आप कैसे रिजोल्व करोगे वहाँ पे, मतलब ताकि भारत पे आरोप प्रत्यारोप जो लग रहे हैं और खालिस्तान जो मूवमेंट है वो भी ना बढ़े, तो आप कैसे इन चीज़ों को बैलेंस करोगे? सर ऐसे सिचुएशन में डिप्लोमेटिक डायलॉग और नेगोशिएशंस बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन बहुत मायने रखता है। जो भी वहाँ पे घटित हो रहा है, वहाँ की सरकार हमें इन्फॉर्मेशन दे, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो और उसमें कोऑपरेट करे तो चीजों का समाधान निकाला जा सकता है म्यूचुअली बात करके। सर इसका यही एक सॉल्यूशन है। और कुछ? आपका क्वेश्चन मुझे ढंग से समझ में नहीं आया। क्वेश्चन ये है कि जैसे खालिस्तान मूवमेंट मान लो कि जैसे इंडिया में तो इतनी कोई डिमांड है नहीं ना, परंतु जैसे कनाडा में उठ रही है, अब भाई आपको कनाडा में उठ रही है तो वहाँ की गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना है आपको कि भाई चीज़ें ना हो, परंतु कनाडा की गवर्नमेंट है वो आप पे आरोप लगा रही है, क्योंकि भाई उनका भी चुनावी मुद्दा है ना। अभी वो क्यों कर रहा है जस्टिन ट्रूडो क्यों कर रहा हो, क्योंकि उनका चुनाव का मुद्दा है। सब जगह यही करता है, यहाँ पे भी गवर्नमेंट, अभी BJP गवर्नमेंट क्या करती है, यही तो करती है ना, हिंदू राष्ट्रीय सब सारी चीज़ें। परंतु आपको बैलेंस करना है कि भाई जो खालिस्तानी मूवमेंट ये भी आगे ना बढ़े, ठीक है, और भारत पे जो नकारात्मक जो लगाए जा रहे हैं कि वो खालिस्तानियों को मार रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को कैसे बैलेंस करोगे आप? सर ऐसे सिचुएशन में प्रॉपर कम्युनिकेशन और प्रॉपर जो लाइन है ड्रॉ करना चाहिए कि जो हमारी सॉवरेनिटी है उसमें किसी देश को बोलने की कोई परमिशन नहीं है, क्योंकि इंडिया एक सॉवरेन है और कोई भी देश हमें हमारे इंटरनल मुद्दों पे हमारी सॉवरेनिटी पे उंगली नहीं उठा सकता है। तो सर ये एक हमें प्रॉपर कम्युनिकेशन उनको देना चाहिए, प्रॉपर संदेश देना चाहिए कि हम ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा सर, पॉलिटिक्स के लिए जो इंटरनल अफेयर्स में दूसरे देशों पे उंगली उठाई जाती है वोट बैंक के लिए, वो कहीं ना कहीं बैक चैनल के माध्यम से होना चाहिए। पहले सूचित करना चाहिए कि ठीक है ये हमारे पॉलिटिक्स का ये इश्यू रहता है, हमको ये सब करना है, पर इस चीज को इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए ताकि दो देशों के बीच में जो परस्पर रिश्ते हैं वो खराब ना हो। ठीक है, खालिस्तान मूवमेंट के पीछे क्या कारण है, मतलब क्या इसमें कारण कहाँ से है, मतलब कोई 5 कारण बताओगे खालिस्तान मूवमेंट अभी भी क्यों है? सर खालिस्तान मूवमेंट होने के 5 कारण ये है कि पहला तो सर ये एक आइडियोलॉजी ड्रिवन मूवमेंट है। जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ अलग रिलीजन होने के नाते उनका देश अलग होना चाहिए। दूसरा सर, एक जो इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसके बाद जो सिख कम्युनिटी थी उनको भी ऐसा लगा कि हमारा भी अलग होना चाहिए, क्योंकि रिलीजन एक देश का जरिया माना जाने लगा इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान पार्टीशन के बाद में। तो सर दूसरा रीजन ये है।
तीसरा सर 1984 में जो भी इंसिडेंट्स हुए वो एक अलग रीजन है, उसकी वजह से सिक्स के बीच में थोड़ी इनसिक्योरिटी आ गई थी। सर मैं अभी 3 ही रीजन सोच पा रही हूँ। ठीक है, ये बताओ आईएफएस सर्विसेज के बारे में आपने काम करके आए हो, क्या होता है, कैसे कोई एम्बेसडर, राजदूत, भारत के दूतावास, ये सारी चीज़ें क्या क्या डिफरेंस है, कुछ पता है इनके बारे में? डिफरेंसेस सर मुझे बेसिक नॉलेज है कि जब इंडिया में फॉरेन सर्वेंट्स बनाया जाता है तो उनको विदेश जाना होता है, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनको एक फॉरेन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, उसका एग्जाम होता है, फिर उनके लिए ट्रेनिंग होती है एज डेप्यूटी कमिश्नर, फिर उनको वहां पे 3 साल काम करना होता है, फिर उसके बाद उनको वापस इंडिया में आना होता है, फिर उनका प्रमोशन होता है। तो सर ये बेसिक नॉलेज दिया। नहीं, थोड़ा इसके काम कर लेना कि थोड़ा ना, जैसे जैसे इंग्लैंड में शायद कुछ अलग नाम से पुकारा जाता है, अलग देश में अलग नाम से पुकारा जाता है, हाई कमिश्नर। हाँ, ये थोड़ा काम कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है, तो वो थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, फॉरेन सर्विसेज में आपको क्यों अलाउ किया जाए? आप तो कोई अदर लैंग्वेज भी नहीं जानते हो और आपको लैंग्वेज सीखने का कोई आपको हॉबी भी नहीं है, तो आपको क्यों आईएफएस के लिए चुना जाए? आवाज अटक रहा है। हेलो, हाँ, बोलो बोलो। सर मुझे लैंग्वेज सीखने में रुचि है। जब हम ग्रेजुएशन के दौरान हमें एक फॉरेन लैंग्वेज सीखनी थी, तो मैंने फ्रेंच लैंग्वेज के लिए रजिस्टर किया था, मैंने सीखा था, एग्जाम भी मैंने उसका पास किया था। तो सर लैंग्वेज सीखने में रुचि है, तो पर सिविल सर्वेंट सर मुझे आईएफएस इसलिए नहीं बनना चाहिए क्योंकि मुझे फॉरेन लैंग्वेज सीखने में रुचि है, पर सर मैं अपने देश को पूरे देश को एक साथ रिप्रेजेंट करना चाहूंगी, इसके लिए मैं फॉरेन सर्वेंट बनना चाहती हूँ। ये बताइए कि आप एक आईएएस देश की ज़्यादा सेवा कर पाता है या आईएफएस ज़्यादा देश की सेवा कर पाता है? सर दोनों अपने अपनी कैपेबिलिटीज में अलग अलग तरीके से दोनों देश की सेवा कर पाते हैं। सर इसमें कम और ज्यादा बोलना सही नहीं होगा, दोनों अपने लेवल में जो रोल मिलता है उसके हिसाब से अपने देश की सेवा करते हैं और दोनों ही बराबर तरीके से सेवा करते हैं। अच्छा, ठीक है, ये बताइए कि चाइना के साथ अगर अपने को संबंध अच्छे बनाने हैं, जैसे बॉर्डर इश्यूज है, तो आपको लगता है कभी भारत और चाइना के रिश्ते अच्छे हो पाएंगे? डेफिनेटली सर। सर 2020 में हमारे और चाइना के रिलेशंस काफी खराब हुए, पर इंडिया ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए भारत धीरे धीरे चाइना के साथ बातचीत करते रहे, बॉर्डर टॉक्स हुई, कमांडर्स के बीच में बातें हुई और उसके बाद फाइनली जो गलवान वैली है वहां से डिसएंगेजमेंट हो पाया है। तो सर धीरे धीरे रिश्ते हैं जो वापस ट्रैक पे आ रहे हैं और आने वाले समय में ज्यादा मजबूत होंगे। तो आपको नहीं लगता कि जब पाकिस्तान और भारत पाकिस्तान के बीच जो डिप्लोमेसी है और चाइना और भारत के बीच डिप्लोमेसी वो अलग अलग है और उसमें अलग अलग निहितार्थ है, उसके अलग अलग उद्देश्य है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ तो सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है, चाइना के खिलाफ क्यों नहीं कर पाता? सर दोनों देश अलग है, दोनों देशों के साथ हमारे रिश्ते भी अलग है, संबंध अलग है, लोगों के बीच में टाइज अलग है, तो सर जो डिप्लोमेसी का जरिया है वो भी अलग है। नहीं, यहाँ पे ये बोल सकते हो ना कि पावर गेम भी तो है ना, पाकिस्तान को डराया धमका जा सकता है, चाइना को नहीं डराया धमकाया जा सकता। ऐसे करके बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ऐसा है ही ना, वो तो तभी सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया जाता पाकिस्तान। नहीं ऐसा मैं ऐसा बोलूंगी मैं ऐसा बोलूंगी कि सर पाकिस्तान जो है वो हमारे परिवार के एक सदस्य की तरह है, जिसको इंडिया को डांट इंडिया उसको डांट फटकारता है, पर इसे थोड़ा चाइना को काउंटर करने के 5 चाइना माहौल भी थोड़ा लाइट रहेगा। चाइना को काउंटर करने के 5 उपाय बताओ। ऐसे बोल सकते हो ना? कैसा? अरे ये कि सर पाकिस्तान जो है उसका हमारा साथ पुराना रिश्ता रहा है, वो हमारे परिवार के सदस्य जैसा है। ठीक है, थोड़ा लाइट हो जाएगा बस, इतना और कुछ नहीं। चलो ठीक है, चाइना को काउंटर करने के 5 उपाय बताओ।
सर चाइना को काउंटर करने के लिए 5 उपाय। सर पहला है कि हमको मैन्युफैक्चरिंग बेस अपना काफ़ी मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग बेस के बेसिस पे ही इतनी बड़ी इकोनॉमी बन पाया है, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो पहला चीज़ तो ये था कि हमारी चाइना पे इम्पोर्ट डिपेंडेंट आवाज 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 गया तुम्हारा। जो हेलो, बोलो बोलो। मैन्युफैक्चरिंग बेस हो गया। तीसरा है नेवल पावर। चाइना की नेवल पावर दुनिया में सेकंड लार्ज सबसे बड़ी है, और जिसकी बदौलत वो इंडो पैसिफिक में अपने पांव जमा पा रहा है। तो इंडिया अगर चाइना को काउंटर करना चाहता है तो इंडिया को नेवल पावर अच्छी करनी पड़ेगी अपनी। उसके बाद चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका में क्रिटिकल जगह पे, उसका इन्वेस्टमेंट काफी है, जिसकी वजह से उसे काफी देशों का सपोर्ट मिलता है, डेवलपिंग एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज का। तो इंडिया को भी अपना जो इन्वेस्टमेंट है बाकी कंट्रीज में वो बढ़ाना पड़ेगा। और चौथी जो चीज है वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर। चाइना टेक्नोलॉजी में आजकल यूएस के साथ compete कर रहा है। इंडिया को भी चाइना के साथ compete करने के लिए टेक्नोलॉजी में अव्वल होना पड़ेगा। फिफ्थ चीज क्या है? तो स्पेस सेक्टर। आईआर का बेसिक प्रिंसिपल ही नहीं जानते तुम। आईआर का बेसिक प्रिंसिपल नेशनल इंटरेस्ट है। देखो, सबसे पहली चीज़ होती है कि स्ट्रेटेजिक कैसे किया जाए। जैसे चाइना अभी भारत को काउंटर करने के लिए क्या कर रहा है, जैसे वो रिंग ऑफ फेंग्स बना रहा है, ठीक है, वन बेल्ट वन रोड बना रहा है, ठीक है। तो ऐसे भारत को भी इसको काउंटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मंगोलिया के संबंध अच्छे बनाने पड़ेंगे, रशिया से अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे, मिडिल ईस्ट एशिया में अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे, ताकि उसके बोलते इसको, ताकि उसको जब वो भारत पे अटैक करे तो उसको रिकाउंटर करने के लिए कोई रहे, ठीक है। पहली चीज़ ये है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि इकोनॉमी बेस पे जैसे चाइना अभी करता है, तो अपने को इकोनॉमी बेस पे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ठीक है, ऐसी जो डेवलप नेशन है उनके साथ रिलेशन अच्छे रखने पड़ेंगे, ताकि इकोनॉमी रूप से अपन रहे, ठीक है। ट्रेड को बैलेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि भारत का जो ट्रेड है वो घाटे में है। और तुम अभी जो देखोगे ना, जो भारत का जो अभी जो ये ज़मीनी मुद्दा जो इशू मतलब सोल्व हुआ, उसके पीछे रीज़न ट्रेड ही है। भारत ने ट्रेड बंद कर दिए थे कुछ, पर चाइना पे इतने डिपेंडेंसी है कि भारत कुछ कर ही नहीं पाता है, ठीक है। भारत की पूरा वर्ल्ड ही चाइना पे अभी डिपेंड है, इसलिए चाइना +1 नीति भी चलाएगी, परंतु कितना प्रोग्रेसिव है, कुछ ही नहीं है उसमें, प्रोग्रेस कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ अपने को अल्टरनेटिव सॉल्यूशन करने पड़ेंगे, ताकि तब जाके देखो, एक चीज़ याद रखना कि चाइना ऐसे किसी से रुकने वाला है नहीं। अभी आप सोचोगे कि वो भारत के प्रयासों से हुआ, नहीं। चाइना की पॉलिसी, अगर आप चाइना का इतिहास देखोगे ना, तो चाइना यही करता है। जैसे पाकिस्तान की पॉलिसी है 1000 कट वाली। 1000 कट मतलब कि इंसान को एक साथ मत मारो, वो पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि छोटे छोटे घाव दो इंसान को, छोटा छोटा ब्लेड से काट देते हैं ना, ताकि ऑटोमेटिक जब ब्लड निकलेगा मर जाएगा। तो पाकिस्तान क्या करता है, टेररिज्म फैलाता है, ठीक है। वो आपको ये जो नक्सलवाद है इसको प्रमोट करेगा, ठीक है। जैसे रिलीजियस ये सारी चीज़ें, इसको डिसबैलेंस करने का प्रयास करेगा। तो ऐसे करता है वो प्रयास, ठीक है। यूएन में चला गया, वहाँ पे भारत की छवि खराब करने का प्रयास करेगा। तो ये पाकिस्तान की पॉलिसी है, ये आज से नहीं, जब से पाकिस्तान का ओरिजिन रहा तब से ऐसा है। तो हर एक कंट्री का ना नेचर रहता है। चाइना का ये है कि 2 कदम आगे बढ़ाओ, ठीक है। जैसे मान लो भारत को ऑक्यूपाई किया, 1 कदम पीछे हट जाओ, तो 1 कदम अपना हो गया। चाइना की हमेशा ये पॉलिसी रही है। चाइना कभी भी सामने वाले पे ऑक्यूपाई करने का उनका नेचर नहीं रहता, ऑक्यूपाई कर लिया वैसे नहीं। उनको पता है कि वर्ल्ड ऑर्डर में ऐसी चीज़ें संभव नहीं है कि ग्लोबल पावर बननी है। तो वो क्या करता है कि धीरे धीरे करता है। जैसे अगर श्रीलंका में देखोगे, अभी जितने भी इंडिया के नेबरिंग कंट्री, वहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। सब मालदीव देख लो आप, बांग्लादेश देख लो, ठीक है, पाकिस्तान देख लो, उनका है कि इनको जर्जर करो तो ऑटोमेटिक वो अपने अंडर आ जाएंगे, बाहर सपोर्ट कर नहीं पाएगा इनको। तो ये चीज़ें हमेशा बहुत ज़रूरी है। तो इसमें भाई साउथ अफ्रीका, इंडिया साउथ अफ्रीका इंडिया जापान अलायंस का अमेरिका का था कि अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि चाइना भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहाँ पे। और स्वाभाविक सी बात है कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स वहीं पे है, जो वहाँ पे जितना अपना मतलब बोलते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वहाँ से जितना वो निकाल पाएगा, वही आगे जाके विश्व की महाशक्ति बन पाएगा। तो भारत के पास ना तो टेक्नोलॉजिकल है, तो भाई टेक्नोलॉजी सहयोग लेना पड़ेगा। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान रखना इन चीज़ों को। तो
सारी चीज़ें ज़रूरी हो जाती है। चलो ठीक है, जैसे अभी ऐसा बोला जाता है जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है, अमेरिका से संबंध अच्छा करना चाहती है, ठीक है। ऐसा क्या कारण है कि हम अमेरिका से अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं, चाइना से क्यों नहीं? चाइना भी तो वो फ़ायदा दे सकता है ना। आखिर ऐसा क्या कारण है कि अपन उल्टा नेबर को, पड़ोसी को छोड़ के अपन जो इतनी दूर देश बैठा है उसके पास जाते हैं? सर अगर हम्म, मेरे को जो लाइन याद आ रही है मुझे नहीं पता मेरे को बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, बोलो पर बोलो। मैं आपको तो बता ही सकती हूँ। हाँ बोलो, उसमें क्या है? तो मेरे को ये लाइन याद आ रही है, बोलो। पड़ोसी अच्छा दोस्त करता है तो आवाज़ सहायता कर। आवाज़ कट रही है, आवाज़ कट रही है, आवाज़ कट रही है तुम्हारी। हेलो। बोलो बोलो। अरे मैं ये बोलती कि पड़ोसी अगर सहायता कर सकता है तो पड़ोसी घाव भी दे सकता है, तो इसलिए हम चाइना से थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं। अच्छा है। वो तो फिर वही बात होगी ना भाई, पड़ोसी पड़ोसी दुश्मन होता है और पड़ोसी का पड़ोसी अपना दोस्त होता है, वो वाले आईआर का पॉलिसी जो होता है, चाणक्य नीति। हाँ। और कोई आर्गुमेंट? हम हाँ सर, हम अमेरिका से यूएसए से रिलेशंस अच्छे रखना चाहते हैं। इसके पीछे काफी कारण है। पहला तो है कि इंडियन डायस्पोरा, सर काफी इंडियंस अमेरिका में रहते हैं और हमको उनके इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना होता है। दूसरा सर, अमेरिका जो है वो सुपर पावर है। अमेरिका इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करता है। अमेरिका ने इंडिया के साथ सिविल न्यूक्लियर डील भी साइन की थी, जिसके बाद से इंडिया ने न्यूक्लियर एनर्जी में काफी प्रोग्रेस किया है। सर उसके बाद तो चाइना के साथ हमारा जो हिस्टोरिकली रिलेशंस रहे हैं वो अच्छे नहीं रहे, क्योंकि 1962 में इंडिया का चाइना फिर गई आवाज के साथ वोट भी हुआ, जिसके बाद से जो रिलेशंस है वो काफी इतने क्रेडिबल नहीं हो पाए। तो 2020 में फिर से ठीक है, बोलो बोलो, आवाज आ रही है, अभी आ रही, बोलो। हाँ, फिर 2020 में वापस से जो है वो रिलेशंस हमारे खराब हो गए चाइना के साथ। तो ये सब वजह है। और सर चाइना यूएसए के साथ हमारा ट्रेड भी जो है वो हमेशा हम भारत के हित में रहा है। और ट्रेड सरप्लस रहता है, पर चाइना के साथ ऐसा नहीं है, भारत काफी ज्यादा डेफिसिट में चलता है। तो इन सब वजह से जो हमारे रिश्ते हैं चाइना वर्सेस यूएसए वो थोड़े अलग है। तूने बेसिक प्रिंसिपल ही भूल गई। देखो एक चीज़ याद रखना, ध्यान से समझना, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ऑब्जर्व करना। जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है ना, तो डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ संबंध बनाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखना। जैसे चाइना का भी कौन दोस्त है? उत्तर कोरिया, जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है। ये हमेशा याद रखना। जहाँ नेशन फ्रेंडशिप होती है ना, वहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि भारत को भी पता है अमेरिका कुछ गलत करेगा तो वहाँ की जो पीपल है वहाँ पे उसको करेगी ना, खींचेगी ना। अब चाइना भारत के साथ गलत कर रहा है तो चाइना के पीपल को सेल ही कर सकती है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो उन लोग के इलेक्शन तो होते हैं, तो उन लोग डेमोक्रेसी कैसे नहीं है? मुझे अरे डेमोक्रेसी नहीं है, वन पार्टी सिस्टम है वहाँ पे, डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे। अच्छा, डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि कभी इंडिया सबसे मेन कारण है अमेरिका के साथ जाने का कि डेमोक्रेटिक कंट्री। कल अगर मान लो कि अमेरिका भारत के खिलाफ कुछ करना भी चाहेगा ना, तो वहाँ की जो पीपल है वो तो फिर करेगी ना। पर चाइना में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अब खुद ही सोचो ना, अगर पाकिस्तान में अगर डेमोक्रेसी हो ना, तो भारत के साथ संबंध कभी खराब नहीं हो। ये चीज़ याद रखना, ये फ़र्क पड़ता है तो फिर डेमोक्रेटिक। पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी है, फिर हमारे रिलेशन उनके साथ खराब किया। अरे कहाँ है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी देखो इमरान खान तो उसको जेल भेज दिए। जब वहाँ पे डेमोक्रेटिक लगता है कि चल रही है तो सेना उसको फिर बाइकआउट कर देती है ना। नवाज शरीफ जब पर भारतीय ऐसा सेना नहीं बोल सकते ना पाकिस्तान डेमोक्रेसी नहीं है। नहीं है भाई, डेमोक्रेसी नहीं है, उसको अलग तंत्र बोल सकते हैं। फुल्ली डेमोक्रेसी चले अलग तंत्र बोल सकते हैं। तो ये फ़र्क देखना तुम कभी भी। जैसे जैसे भारत के संबंध यूरोप में क्यों अच्छे बनते हैं? क्यों? सारे डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत के कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है वहाँ पे? नहीं।
कम चांसेस रहते हैं, फ़र्क पड़ता है उन चीज़ों का, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का फ़र्क पड़ता है। चलो ठीक है, 1 घंटा हो गया ठीक है। तो थोड़ा ठीक है। तो बीटेक वाले जो मैं फिर बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन जितना, जैसे देखो एक चीज़ याद रखना, इंटरव्यू वही सबसे अच्छा है जो आप अपने अकॉर्डिंग चलाओ। जैसे आपने जैसे बीआईटी बोला तो मेरे माइंड में गया, तो मैंने वो क्वेश्चन पूछा। आपने हॉबी, जब आप ऑटोमेटिक जब इंट्रोडक्शन में डालोगे ना, क्वेश्चन बनेंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखना, क्योंकि जब आप पहली बार इंटरव्यूअर के सामने जाओगे ना, तो आप जो बोलोगे वो सब सुनते हैं स्टार्टिंग में। बाद में आप क्या बोले उसे पता नहीं, पर स्टार्टिंग में तो फिर सबके माइंड में अच्छा ये बीआईटी से तो मैं इससे ये पूछूंगा। तो ये फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों को। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा और अच्छा करो, उसमें 4-5 चीज़ें इन्वॉल्व करने का प्रयास करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरा कल से ज़्यादा दिमाग ठीक चल रहा था। पर जो थॉट वाले कल क्वेश्चन और है ना, अच्छा चले। थॉट वाले क्वेश्चन में तो अटक रही हो, समझ रहे हो? हाँ, पर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, हाँ वो तो है, समझ रही हूँ मैं। और हो जाएगा, पर थोड़ा आइडेंटिफाई करो भाई, भारत की मेजर प्रॉब्लम क्या है, ये थोड़ा काम कर लो भाई। वर्ल्ड लेवल पे क्या चैलेंजेस है। अरे हाँ, एक क्वेश्चन था, जैसे कि ये संकल्प वाले ग्रुप मॉक करवाते हैं, तो उसमें सारे बच्चे देखते हैं, जो बच्चे मॉक देते हैं ना उनको सारे बच्चे देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी वो ज्वाइन करती हूँ। तो आज उसमें ना एक आईएएस ऑफिसर ने एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा था कि भारत में जो पिछले 10 दशकों में भारत की फॉरेन पॉलिसी के 5 प्रिंसिपल बताओ। तो जो मेरे को याद आए, ठीक है, तो वो तो ये थे कि पहला तो मल्टीलेटरलिज्म पे इंडिया काफी ध्यान दे रहा है, ठीक है। फिर दूसरा था कि इंडिया सिर्फ हार्ड पावर पे नहीं बल्कि सॉफ्ट पावर काफी ध्यान दे रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को आया जो विजय शंकर फॉरेन मिनिस्टर ने बोला था कि भारत सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचता बल्कि मानव हितों के बारे में भी सोचता है, वसुधैव विश्व के साथ मानव हित के बारे में। वसुधैव कुटुंब वाला वो उसमें आप यूज करो। हाँ, तो वो आ गया कि उन्होंने वैक्सीन मैत्री की, अभी यूक्रेन में भी ह्यूमन वाला हो गया। फिर चौथी चीज जो मेरे को याद है कि भारत जो है अभी जो ग्लोबल साउथ को भारत ने इतना दिन इग्नोर किया था, आज भारत उनका लीडर बन चुका है, ठीक है। तो 10 साल फिर मेरे को 5वां कुछ याद नहीं आया। प्रैग्मेटिक अप्रोच भी है, जैसे पहले भारत इतना वो नहीं करता था, चीज़ों को लेके एक्ट नहीं कर पाता था, पर अब चीज़ें बदल रही है। भारत अपने आप को एक रीजनल प्लेयर के रूप में भी देखता है। जैसे अफ़गानिस्तान में कुछ हुआ, ठीक है, तो भारत वहाँ पे क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है, उसमें ज़रूर वो सहयोग करता है। तो रीजनल प्लेयर के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका। पहले क्या होता था, भारत डिनाई कर देता था, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता था। नेबरहुड पॉलिसी को बोल सकते हो कि भारत आप प्रायोरिटी कर दे रहा है उनको, नेबर रिलेशनशिप को। जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्यों आई, हाँ, तो वो चीज़, ये सारी चीज़ें याद रखना। दूसरी बात है कि इंडिया पीस के प्रति हमेशा से, आज से नहीं, पहले से ही इंडिया पीस के लिए, वो बोलते हैं ना, शांति के लिए, प्रयास के लिए। तो इसमें यूएनओ में जो भारत की जो शांति पीस आर्मी होती है, उसमें भारत का कॉन्ट्रीब्यूशन अब बढ़ता ही जा रहा है। तो ये भी चीज़ याद रखना। दूसरी बात एक याद रखना कि इंडिया जो है कभी भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के बाहर नहीं जाता है, उसे किसी भी चीज़ में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट ही करता है। तो ये चीज़ याद रखो। तो मेन चीज़, बेसिक प्रिंसिपल यही याद रखो, मेन चीज़ यही होता है। दूसरी बात, सोवरेनिटी का ध्यान रखता है भारत, कभी दूसरे सोवरेनिटी का उल्लंघन नहीं। ये तो ऐसे ही चल रहा है, तो उन्होंने पिछले साल पूछा था, मतलब मोदी गवर्नमेंट का पूछा था बेसिकली। वही सब चीज़ें रहती, कुछ अलग सिली हो जाता है। मोदी की जगह पर कोई नया प्रधानमंत्री आ जाता है, चीज़ें सिली होती है। ये तो चीज़ें हमेशा जो एवरग्रीन है वो तो, पर हाँ कि गवर्नमेंट उसमें थोड़ा रिफाइन करती रहती है, बस ये चीज़ याद रखना, वो रहता है। और आपकी क्लास कैसे चल रही है? आप क्लासेस कैसे चल रही है बच्चों की? क्लास अभी उनका इंग्लिश कंपलसरी का टेस्ट लूँगा 31 तारीख को, फिर उसके बाद में 1 तारीख से पीटी वाला बैच शुरू करूँगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मैं इंग्लिश कंपलसरी में फेल हुआ हूँ तो इनका भी तो हालचाल पूछ लिया जाए। मैं इंग्लिश कंपलसरी पास कर लो, ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे पढ़ेंगे नहीं ना, कोई पढ़ता ही नहीं है इंग्लिश कंपलसरी। मैं भी नहीं पढ़ा, तो इसलिए मेरा भी यही हाल रहा, तो वो फ़र्क पड़ता है। इसी बहाने पढ़ लेंगे। तो 31 तारीख को टेस्ट लूँगा उनका, फिर 1 तारीख से शुरू करूँगा क्लासेस, इसीलिए अभी क्लास थोड़ा मैं कि पढ़ लूँ। चलो ठीक है, फिर है थोड़ा वो काम कर लेना, बीआईटी पे भी काम कर लेना, ठीक है। आईआईटी के बाहर अभी आईआईटी की कुछ ब्रांचेस खुली है, ठीक है। आईआईटी बीआईटी में क्या डिफरेंसेस है, ये सब थोड़ा इंजीनियरिंग लेवल पे कौन कितनी कॉलेजेस हैं भारत में, किस लेवल के कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें काम कर लेना। काफ़ी फैक्चुअल नहीं है, इसमें तो नाम भी बोल सकते हैं, मतलब ठीक है, पर हाँ वो इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे स्पेसिफिक, जैसे मैंने पूछ लिया स्पेसिफिक बताओ, ऐसा नहीं पूछेंगे, पर थोड़ा बहुत आउटकम तो पूछ ही सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या सारी चीज़ें हैं,
न्यू जनरेशन क्यों अभी आ जाए। अभी देखो ना बीटेक कॉलेज बहुत सारी खाली हो गई है भाई। कॉलेज जयपुर में देखो, जो हमारे आर्य कॉलेज थी, जेईसी कॉलेज, सब खाली हो गए हैं। फर्क तो है, बहुत सारा फर्क है। इलेक्ट्रिकल और मैथ्स पढ़ना है अभी। और इलेक्ट्रिकल फिर पे मैं काम कर लो और उस पर थोड़ा बहुत आइडिया रखो। ठीक है, बेसिक बेसिक ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। अभी मैथ ऑप्शनल के बारे में रहेगा, तो जो मैं एप्लीकेशन वाली अप्रोच है ना, वो थोड़ा सीख लो भाई। आप मैथ ऑप्शनल को कैसे यूज कर सकते हो, तो डाटा साइंस के बारे में बताओ, तो थोड़ा इसका हो करो। और ये तो ब्यूरोक्रेट का काम होता है कि आपको एनालिटिकल पावर तो अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो मैथ ऑप्शनल का कहाँ का यूज हो सकता है, कौन सी चीज़ों को कहाँ यूज हो सकता है, वो पता होना चाहिए। हर चैप्टर के बारे में तुम्हें एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। जैसे याद करो, जो सारणी वाला क्वेश्चन आता है ना, वो उसमें इन्वेंट्री वाला जैसे मान लो, तो ये प्रोडक्शन में बहुत यूज हो सकता है। वो जो अपनों ग्राफ व्राफ बनाते हैं ना, याद करो। क्या बनाते हैं? अरे एक चैप्टर है ना, शायद पेपर 2 में है। एलपीपी। हाँ, वो तो याद रखना कि ये प्रोडक्शन सिस्टम बहुत काम आता है। इनपुट आउटपुट वो सारी चीज़ें, तो हर चैप्टर का आपको एप्लीकेशन पता होना चाहिए, याद रखना। तो वो काम कर लो, और थोड़ा एथिक्स वेथिक्स पे काम कर लो, अच्छे तरीके सिलेबस पे अच्छे से काम कर लो। मेरे को पॉलिटी पढ़ना, पंचायत राज पढ़ना, क्योंकि पंचायत में बिलोंग करती हूँ। फिर उसके बाद मेरे को ये पढ़ना पड़ेगा, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये तो पता होना चाहिए, प्रीएम्बल फिंगर पॉइंट होना चाहिए। क्योंकि आप जितना इनको इन्वॉल्व करोगे ना, इतना आपका मतलब ऑथेंटिकेशन दिखता है ना उससे, वो ज़रूरी है। पता चले प्रीएम्बल ही पूछ ले वो मेरे को। अरे पूछे मतलब वो पॉलिटिकल ऑप्शनल वालों से तो 100% पूछते हैं। पॉलिटिकल ऑप्शनल वालों से तो 100% पूछा जाता है डायरेक्ट, भाई सुना दो पूरा का पूरा, उनसे तो पूछते हैं। पता नहीं, मुझसे ही पूछ ले, बताओ प्रीएम्बल बताओ। मतलब फिर भी ऐसे पता होना चाहिए, वो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एटलीस्ट बेसिक प्रिंसिपल तो उसके पता होने ही चाहिए, परंतु हाँ ये है कि ज़रूरी है वो। मेरे को पूरा प्रीएम्बल याद था वैसे तो। We the people of India having solemn will to resolve constitute India into socialist, secular, republic, democratic, अरे क्या था, sovereign, हाँ sovereign। हिंदी में याद करना है, इंग्लिश में नहीं। सर मेरे को इंग्लिश में याद है, मेरे इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में सुनो। वो चीज़ है, ठीक है, वो देख लेना। थोड़ा आईआर पे थोड़ा काम कर लेना, क्वेश्चन बनेंगे। और जो अभी जो बजट आए थे, मतलब अभी जो संसद में जो भी बिल आए हैं, इंट्रोड्यूस हुए हैं, उन पे थोड़ा अच्छे से काम कर लेना। ये कॉमन सिविल कोड है, उस पर थोड़ा अच्छे से काम कर लेना, क्या लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, क्या प्रो कौन सा है, सब सारी चीज़ें। एनआरसी का वापस से मुद्दा उठेगा, तो उस पर भी काम कर लेना। अब दूसरे, चलो मैं एक क्वेश्चन, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन है कि इंडिया में इलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, पर जनसंख्या गणना नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि भाई जनसंख्या को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा। तो आपको क्या लगता है, इसके प्रो एंड कॉन्स क्या है? सर जनसंख्या तो किसी भी डेमोक्रेट का सबसे मेन हिस्सा है, ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाए है। सॉरी, ये लाइन में भी यूज नहीं करूंगी। तो सर जनसंख्या किसी लोकतांत्रिक देश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लोकतांत्रिक देश का अस्तित्व ही जनसंख्या के बाद में होता है। तो जनसंख्या किसी भी देश में काफी महत्वपूर्ण है। और सर अभी जनगणना इसके एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से बीच में पैंडेमिक आ गया, जब जनगणना होनी थी, और उसके बाद अभी इलेक्शन करवाने पड़े, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फ्रीज नहीं कर पाए हम लोग। सिर्फ जनगणना से पहले कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फ्रीज किया जा सकता है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस नहीं होते हैं। तो इलेक्शन चक्कर, और जम्मू कश्मीर में जो डिलिमिटेशन चल रहा था, उस चक्कर में जनगणना नहीं हो पाई। और सर अभी 2025-26 में जनगणना होगी, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि एक बार जनगणना समय पे नहीं हुई तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं तो देखा जाओ ना, चुनाव हो गए तो क्या जनसंख्या गणना नहीं हो सकती थी? कोई बड़ी बात सिली है? सर जनसंख्या गणना और चुनाव होना दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं। तो सर उसको मद्देनजर रखते हुए अभी उसमें थोड़ी देरी हुई है, जिसकी हम उसको एडमिनिस्ट्रेटिव देरी भी मान सकते हैं।
कुछ लाप्सेस मान सकते हैं, पर इससे हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि जनसंख्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम्हें पता अब क्या उसमें कौन सा नया पैरामीटर जोड़ा गया है, मतलब नया पैरामीटर कौन सा एक नया मेथड से अब क्या होगी जनगणना? मेरे को याद नहीं है। दूसरी बात कह रहा ना डिजिटल होगा अब की बार, पहले लिखित होता था। डिजिटल तो होगा, पैरामीटर क्या था, एक पैरामीटर ज्यादा जोड़ा। अच्छा, दूसरी बात क्या डिजिटल होगा अब क्या, डिजिटल ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, डिजिटल होगा तो उसके कारण भी देरी हो रही है क्योंकि बहुत सारी मशीनें चाहिए होगी, फिर डाटा कलेक्शन ये सारी चीज़ें स्टोरेज करना होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है इलेक्शन था चुनावी मुद्दा है, बीजेपी को नहीं करवाना था, रीजन है उसका बहुत बड़ा, क्योंकि फेलियर है गवर्नमेंट का, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हकीकत बात ये है, चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं इसलिए भी काउंट नहीं करवा रहे, तो वो बहुत सारी चीज़ें फेलियर है गवर्नमेंट का। क्योंकि सोचो कि ऐसा था कि 2025 तक है ना अपने को पॉपुलेशन कंट्रोल करना था, पर वो नहीं हुआ। देखो सबसे बड़ी बात पॉपुलेशन जो पॉलिसी नीति है वो नहीं 2000 के बाद कभी आई नहीं, सोचो, और आनी चाहिए ना। 25 साल हो गए आज, क्या इम्पोर्टेंट ही नहीं है भाई जब, तो ये सारी चीज़ें हैं उसके कारण अब देखना, वो भी एक बड़ा कारण है। पर ये सब हम बोल नहीं सकते कि राजनीति, तो आपको ये थोड़ा बताना, ये रीज़न दे सकते हो कि अब क्या थोड़ा डिजिटल होगा, ठीक है, तो भाई डिजिटल के लिए टीचर को इनको ट्रेनिंग भी करना होता है। फिर दूसरी बात आप बोल सकते हो 1-2 साल तो कोरोना का काल ही रहा, पर थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा बहुत तो बोल ही सकते हो, कुछ ना कुछ तो, जैसे एडमिशन फेलियर बोल सकते हो, या वो सब प्लानिंग को लेके कुछ इश्यू रहे होंगे, तो वो सारी चीज़ें कर लेना, पर काम होगा ये देखना आपकी बात। और जो भी है ना नए क्वेश्चन जो बनेंगे ना, अभी 7 तारीख से इंटरव्यू शुरू होंगे, तो उनको ज़रूर देखते रहना, सारे क्वेश्चन जो तुम्हारी हॉबी से रिलेटेड हो, ठीक है, करंट अफेयर रिलेटेड हो, वो ज़रूर देखते रहना, क्योंकि मैंने देखा क्वेश्चन ये ज़्यादा इधर उधर बंद। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, अपने आप को इतना ट्रेंड कर लो कि जो इंटरव्यू आपके अकॉर्डिंग चले, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है इंट्रोडक्शन, उसको इतना थोड़ा बहुत ऐसा डिप्लोमेटिक, जैसे पिंक सिटी बोल सकते हो आप। इंट्रोडक्शन तो पूछते ही नहीं है। नहीं, जैसे मैंने पढ़ा था, ट्रांसक्रिप्ट पढ़ रहा हूँ मैं, वहीं से तो क्वेश्चन लाता हूँ तुम्हारे लिए, तो पूछते हैं, कहीं से पूछते हैं, कहीं से नहीं पूछते हैं, वो डिपेंड करता है, किसी से पूछते हैं, किसी से नहीं पूछते हैं, वो वाली बात है। पर शायद तुम्हारा मॉर्निंग सेशन में तो शायद तुमसे पूछा जाए, पिछली बार तुम्हारा मॉर्निंग सेशन में नहीं था ना? मॉर्निंग ही था, कितने 9 से 12 वाले में स्लॉट में हो सकता है, जो भी है, अपन किसी से पूछते हैं, किसी से नहीं पूछते, वो वाली बात है, सब पे डिफरेंट करते, वो एक जैसा वो पैरामीटर नहीं रखते, पर ठीक है, फिर भी कोई नहीं, चलो ठीक है, थोड़ा काम कर लो, धीरे धीरे काम करते रहो, पर हाँ ये थोड़ा होगा तो हाँ धीरे धीरे होते जाएगा। और देखो जैसे आज मेरा टारगेट ये था टेक्निकल और तुम्हारा IR को लेके थोड़ा बहुत, तो ऐसे टारगेट कर करके बनाते रहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या ही पूछेगा। और अपना तो लगभग 1 घंटा चल रहा है, उधर तो 30-35 मिनट ज़्यादा चलता नहीं है, मैक्सिमम होता 30-35 मिनट। तो और मैंने आज देखा इंटरव्यूज देखे ना, तो मेरे को पता लगा कि ना इंसान को 5 मिनट में पता चल जाता है कि इंसान कैसा कैंडिडेट होने वाला है, मतलब उसका जोली नेचर होगा, या फिर उसका नेचर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फेस रहेगा, या फिर वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में रखेगा। तो देखो ना सबसे मेन चीज़ है ना पर्सनैलिटी है, आपका आई कॉन्टेक्ट कैसा है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आप क्वेश्चन को कितना, मतलब बात वहाँ जवाब की नहीं होती है, बात हो कि आप कितने अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर पा रहे हो। जैसे मान के चलो कि आप जैसे दंगा हो गया मान लो, अब वहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी नहीं लग रही कि दंगे को कंट्रोल कर पाओगे। देखो ना ये बहुत फ़र्क पड़ता है। अब जैसे मान लो कि बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट होते हैं जिनको देखते भाई जनता चुपचाप साइलेंट हो जाती है, ये फ़र्क पड़ता है, तो ऐसा वो चाहिए होता है। आप बताओ अभी के हिसाब से मिलने चाहिए, हाँ अभी के हिसाब से जितनी मतलब है, अभी के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, उससे मेरे कितने नंबर मिलने चाहिए? बता रहा हूँ तो मेरा क्या 180-90 पार जाएगा, काहे टेंशन ले रही है? अभी के हिसाब से अरे ठीक है, आराम से वो पूरा जज ऐसे नहीं किया जा सकता, 3-4 लोग बैठेंगे तब जज किया जाएगा तुम्हारा। अरे पहले आप अपने हिसाब से बताओ मेरे को। अरे ठीक है, आराम से तुम्हें बता रहा हूँ ना, 160 170 प्लस तो आराम से मिलेगा, अभी भी काहे टेंशन, अभी तुम जाके दे दोगे, अभी इतने तो आराम से मिल जाएंगे, पर बात है 20-30 नंबर के लिए काम कर लो।
मैन मेरा मानना कि 190 प्लस आना 20-30 हम बढ़ाएंगे। चाहिए। हाँ 190 प्लस आना चाहिए, तब जाके फायदा है, तब प्रॉपर आगे जाना कि हम लेके आएंगे 190 प्लस। आ जाएंगे, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हारी पर्सनैलिटी भी है, ठीक है। बस ये चीज़ याद रखना कि वीक मत रह जाना, जैसे पिछली बार ऐसा रहा कि तुम बहुत सारे क्वेश्चन जवाब नहीं दे पाई। जवाब देना नहीं होता है, थोड़ा पर्सनैलिटी, इनकार भी नहीं कर पाए तुम, जैसे बता, रिफ्यूज भी नहीं कर पाए, तो वो सारी चीज़ें। चलो ठीक हाँ है, ठीक है, चलो ठीक है फिर, है ना, बाय बाय, गुड नाइट।